आपको क्या जी। लगता है अब आगे क्या होगा? ईरान के बाद क्या कोई और देश भी उठ खड़ा होगा अब साथ में? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मेरा सीधा सवाल यही है। मुझे ऐसी कोई जानकारी मतलब मैं कहूँ तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि कभी-कभी हमें जिससे उम्मीद नहीं होती है, वो हुँ, खेल कर जाता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि रूस इसमें बड़ा रोल अदा करेगा, उसकी वजह। रूस इसलिए करेगा क्योंकि रूस उलझा हुआ है यूक्रेन में और वहाँ पर नाटो फोर्सेस और उसमें अमेरिका है। तो ये लोग यूक्रेन को ऐसी मदद दे रहे हैं कि रूस का खर्चा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन रूस मुकाबला कर रहा है। तो रूस हुँ, भी ये चाहेगा कि नाटो को कहीं और उलझा दिया जाए। और अगर वो रीजन मिडल ईस्ट हुआ, तो ज़रा सोचिए, मिडल हुँ, ईस्ट और वेस्ट एशिया में अगर नाटो को उलझा उलझा दिया जाता है, भई ज़ाहिर-सी बात है कि एक आदमी की ताकत अगर बँट जाती है, तो हमले दोनों तरफ हल्के हो जाते हुँ, बिल्कुल हैं सही ना? बात है। अगर फौजी बढ़ गए, ताकत बढ़ गए, लॉजिस्टिक बढ़ गया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ताक तो रूस अभी तक ईरान की समझदारी से ये जंग बढ़ नहीं रही है। लेकिन ईरान पर इस हमले को करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बहुत था। ईरान को इस पब्लिक ने और बड़ी कमाल की बात है कि शिया और सुन्नी के सारे जो फ़र्क थे वो ख़त्म हो गए थे। जब से फ़लस्तीन का मसला ये शुरू हुआ करंट वाला हुँ, 7 अक्टूबर से और ईरान ने एक बड़ा रोल निभाता हुआ दिखा, तब से ये फ़र्क मिट गए थे। ईरान हुँ, को लोग हीरो मानने लगे थे। बहुत सी मिसालें दी जाने लगी थी। सबको नकारा बता दिया था तमाम मुस्लिम ममालिक को हुँ, सिवाय ईरान के और उनकी हुँ, प्रॉक्सीज़ को। लेकिन जो 2-3 महीने गुज़रे इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद और इनकी तरफ से बयान हो रहे थे, वो मामला नेगेटिव हो रहा था ईरान के लिए। ईरान को प्रेशर देखिए कभी भी कोई भी विजेता हो, कोई भी राजा हो, अगर उसे पब्लिक सपोर्ट नहीं है तो वो कामयाब नहीं। हुँ, ईरान को इस दौर में पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था, वो गिरता देखा ईरान ने और एक इंटरनल प्रेशर भी था कि हमने अगर जवाब नहीं दिया क्योंकि इस्माइल हानिया का कत्ल आपके राष्ट्रपति के जो शपथ समारोह था उसके फंक्शन में वो सरकारी मेहमान बन के आए। आपकी आईआरजीसी के ज़ेर निगरानी जो गेस्ट हाउसेस होते हैं उसमें वो रहे और वहां आपकी राजधानी में आकर उनका कत्ल हो जाए, ये आपके माथे पर इससे बड़ा दाग कभी लग नहीं सकता। आप कितने हुँ, भी ईरान कितने भी बदले ले ले, कुछ भी नतीजा निकल आए, लेकिन याद रखिएगा, ये हमेशा गिना जाएगा, वो दाग हल्का हो जाएगा, मिटेगा नहीं इस्माइल आनिया हुँ, का। हुँ, हुँ, लिहाजा इन्हें ये करना था, लेकिन हसन नसरल्लाह का जैसे ही हुआ मामला, हसन नसरल्लाह आप यूँ समझिए कि लेबनान में अली खामनेई साहब के नुमाइंदे थे। अच्छा, वो उस हुँ, मूवमेंट को चला रहे थे। एक एक तरीके से उन्हें मानिए आप, कि हुँ, वो हुँ, नुमाइंदे हुँ, थे, वो ओके, चला रहे थे। क्योंकि जब हिज़्बुल्लाह का उदय हुआ था, तब यहाँ से इन्हें गले लगाया गया था, हसन नसरल्लाह को, ईरान से। और तब ये एक 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 रिलेशन इनका बन गया था। तभी तो आईआरजीसी ने हिज़्बुल्लाह को मजबूत किया। आज उनके पास 1.5 लाख रॉकेट, 3 लाख की फ़ोर्स बताई जाती है। वो लड़ेंगे, एक हसन नसरल्लाह के खत्म हो जाने से हिज़्बुल्लाह खत्म नहीं होगा। उन्होंने ज़मीन पर बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। बस उनके पास एयरफ़ोर्स नहीं है, तो उन्होंने ड्रोन्स बना लिए और मिसाइल बना लिए। लेकिन फाइटर जेट्स का मुकाबला उनसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हर जंग को ज़मीन पर उतर कर ही जीता जाता है और जब वो हुँ, जंग होगी तो आपको पता है। फिलहाल ये है कि हिज़्बुल्लाह का भी जब वो मारे गए और उनके हुँ, साथ एक और आईआरजीसी के कमांडर मारे गए, तो हुँ, हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मरने से हिज़्बुल्लाह और ईरान दोनों को बहुत बड़ा झटका है। ये मिडल ईस्ट का जो मामला है, बड़ा पेचीदा हो जी, गया। कल शाम से, कल रात से, जब से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 180 से ज़्यादा, हुँ, उसके बाद जो है अब वो मामला बड़ा पेचीदा हो गया क्योंकि अभी तक ईरान के रोज़ ऐलान आ रहे थे, बयान आ रहे थे कि हम बदला लेंगे, इस्माइल हानिया की शहादत खाली नहीं हुँ, जाएगी, हसन नसरल्लाह की शहादत खाली नहीं, लोग थोड़ा तंग आ गए थे इस्माइल हानिया की मौत के बाद से। लेकिन ईरान ने जो किया, अब हुँ, उसके बाद सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, ये जंग मिडल ईस्ट से बाहर भी जा सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी जो हो रहा है वो ये है कि ईरान वेट कर रहा है और बाकी दुनिया ये वेट कर रही है कि इज़राइल कैसा रिस्पॉन्ड करेगा और जो रिस्पॉन्स इज़राइल का होगा वही तय करेगा कि मिडल ईस्ट में आखिर आगे होगा क्या। हमें याद है कि 13 और 14 अप्रैल को जब इज़राइल पर ईरान ने हमले किए थे, अपने एक कमांडर के सीरिया में मारे जाने के बाद 13-14 अप्रैल को भी बारिश की थी मिसाइल्स की। तब इज़राइल ने जो बदला लिया था वो कुछ क्वाड कॉप्टर्स भेजे थे जिससे कहीं-कहीं पिज़्ज़ा डिलीवरी भी होती है। ऐसा ईरान ने कहा कि वो भेजे इन्होंने हम पे कुछ डाला और ये वो हमने उन्हें मार गिराया बस। अपने कोई फाइटर जेट्स F-15, F-35 ये सब अगर F-16 नहीं भेजे और ना ही उन्होंने कोई मिसाइल दागी, बस क्वाड कॉप्टर्स भेजे थे ये ईरान ने कहा।
तो वैसा हमला अब इज़राइल नहीं करने वाला। क्या इज़राइल अपनी एयरफोर्स को यूज़ करता है? या वो मिसाइल दागेगा? क्या उस ईरान का एयर डिफेंस उसे रोक पाएगा? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो इज़राइल के लिए खतरा भी हैं, वही इज़राइल के निशाने पर भी। पहले भी कहा था उसने कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी हिमाकत ईरान ने की, तो हम उनकी न्यूक्लियर हम्म। फैसिलिटीज़ को निशाना हम्म। बना सकते हैं। अब खबर ये है कि जो उनके गैस के रिग्स हैं, हम्म। तेल के कुएँ और गैस के कुएँ, उसे हम्म। ईरान के इन फैसिलिटीज़ को वो निशाना बना सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम को भी। हमले का स्केल इज़राइल का ये तय करेगा, ये जंग का दायरा क्या होगा। अगर हमला हम्म। बड़ा हुआ तो याद रखिए कि इज़राइल पर सिर्फ ईरान नहीं, फिर ईरान ने भी ये कह दिया अगर तुमने इसका बदला लिया, तो फिर इससे ज़बरदस्त हमला होगा। और जबकि जी। अमेरिकन्स ने, पेंटागन ने कह दिया है कि ये हमला जो है, ये अप्रैल से दोगुना बड़ा हमला था ईरान का। तो हम्म। ईरान ने कहा हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे अगर तुमने हिमाकत जवाब देने की। और ये हाँ। हसन नसरुल्लाह की मौत का, उनकी शहादत का के बदले का पहला फेज। यानी ओके। ईरान इससे ज्यादा बहुत कुछ लेकर बैठा है और तैयार है। अब अच्छा, वही ईरान और इजराइल एक दूसरे से बहुत दूर हैं आदिल जी। कहते हैं हम्म, झगड़ा हमेशा जर हमारे यहाँ कहा जाता है जर जोरू और जमीन का ही झगड़ा होता है, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी दुश्मनी का कारण क्या हो गया है इजराइल को लेकर? देखिए ईरान के अंदर जो ईरान के टॉप कमांडर्स हैं, ज्यादातर बहुत से कमांडर्स हैं, उनकी मौत हम्म। में इजराइल का हाथ रहा है। अभी भी जो हसन नसरुल्लाह पर अटैक हुआ जिसमें वो मारे गए बेरूत में, हम्म। वहां भी आईआरजीसी के एक बड़े कमांडर मारे, हम्म। नूरुफिशा नाम है आई थिंक, मैं गलती ना करूं। तो ये उनकी भी मौत का बदला था कल मिसाइल हमला। हम्म। और इससे पहले सीरिया में एम्बेसीज में, यहां पर जो हमले हुए वो इजराइल करता रहा कि ये लोग, आईआरजीसी के लोग, ये हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे हम पर बड़ा हमला करने के लिए, इसलिए हमने इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। उनकी मौत का बदला लिया ईरान ने। ईरान की और इनकी एक और नजरियाती जो लड़ाई वो ये है कि ईरान का मौकिफ जो है, उनका जो मकसद है वो फलस्तीन, अल-अक्सा मस्जिद, अल-कुद्स की हिफाजत हम्म। करना है। उन्होंने इस तरीके से अपने आप को पूरी मुस्लिम उम्मत से, पूरी मुसलमानों से जोड़ लिया। यहां आकर शिया और सुन्नी का फर्क मिट जाता है कि अल-कुद्स के लिए और फलस्तीनियों के लिए ईरान खड़ा है, जबकि मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक, जिनका वो फर्ज है वो खड़े और वो नहीं खड़े हो। तो ईरान इस तरीके से ये दिखाता है कि हमारी लड़ाई शिया वर्ल्ड की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की लड़ाई है। हम्म। और इजराइल से उसकी दुश्मनी इसलिए भी है क्योंकि वाहिद पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में या वेस्ट एशिया में इजराइल ही ईरान के लिए सबसे बड़ी खतरा है, क्योंकि अमेरिका तो वहां नहीं, उनकी जमीन नहीं है, उनके बस हम्म। अड्डे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए भी एक परमानेंट अड्डा कयामत तक इजराइल ही रहेगा, जो कभी उन्हें बिट्रे नहीं करेगा या ये नहीं कहेगा यहां से निकल जाओ। हम्म। तो इजराइल को ये भी खदशा है कि ये कहीं अगर न्यूक्लियर बम बना लें, क्योंकि इजराइल ने अभी तक कबूला नहीं है, तो उनके पास है, ये माना जाता है 15 से 18, 19 या 28। हम्म। ईरान ने अगर बना लिया तो उनके लिए खतरा होगा, क्योंकि इजराइल सबसे ताकतवर इसलिए है पूरे मिडिल ईस्ट में क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सामने कोई और आए, क्योंकि बाकी मिडिल ईस्ट के जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी हुकूमत, उनके हाथ पैर बांध के रखे, उनसे कहे तो मौज काटो, तेल का हम्म। पैसा खाओ, ऐश करो, लेकिन कुछ बनाओ मत, जो खरीदना हमसे खरीदो। तो ये अगर अपने ऊपर कोई मुल्क खड़ा हो रहा है हम्म। और जो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच से ताल्लुक रखता है, बिल्कुल उलट सोच है ईरान और इजराइल, ईरान की लॉबी या इजराइल की लॉबी की, अमेरिका की, जी। तो वो आपके लिए खतरा है अगर आपका दुश्मन मजबूत। ये सारा झगड़ा एक नजरियाती जंग है, हाँ। और ये अलकुद्स के नाम पर लड़ी जरूर जा रही है, लेकिन ये सब अपनी अपनी हिफाजत के लिए भी, और हर किसी को हक है अपनी हिफाजत। हम्म। अच्छा, आदिल जी, इस वक्त पर हर देशवासी का ये सवाल है, हर किसी के मन में ये सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए इससे पहले इसराइल से 2-3 जंग जो हुई, इसराइल हम्म। बनने के बाद, इसराइल के जो वजूद है उससे ज्यादा उम्र के लोग अब भी फलस्तीन में रहते हैं। इसराइल इतना पुराना नहीं, ये सब फलस्तीन था। ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लाकर बसाए गए, आपको पता ही है हिटलर ने जो कुछ किया वो सब तारीख है। तो तब इन लोगों ने लड़ी लड़ाइयाँ, इजिप्ट ने हमले किए, जॉर्डन भी उसमें शामिल था, बाकी ममालिक शामिल हुए, लेकिन हर बार हार गए। अब इस बार ये लोग खामोश बैठे हैं। खामोशी की कई वजह है। एक तो ये खुद नहीं पिटना चाहते,
और ये चाहते हैं कि ये लड़ाई फलस्तीनी अपने लिए खुद लड़ें। और इज़राइल की हालांकि बहुत डिफरेंस है, उनके पास पुराने जमाने के 4 हथियारों के सिवा 5वां हथियार नहीं है, गजा के हमास के फाइटर्स जो है अल कसाम ब्रिगेड के, और इज़राइल के पास सब कुछ अत्याधुनिक जो आज बनेगा वो भी उसके पास होगा, जो दुनिया को नहीं पता वो भी उसके पास है। लेकिन 12 महीने से वो जंग चल रही है, खैर उसे छोड़िए। ये है कि अरब ममालिक उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। बात वही है, सब गफलत में है, उन्हें ये लगता है कि ये आग उनके दर की है, उन तक रहे, अब हम इसमें अपने हाथ नहीं जलाएंगे, हम नियम बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम अपने आप को डेवलप करेंगे, हम सिर्फ मजहब के बेस पर जुड़कर किसी जंग में शामिल नहीं हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी मुश्किल से हमने अपने अपने मुल्क को खड़ा किया, कहीं ऐसा ना हो कि तबाह कर दिया जाए। अच्छा। उन्होंने सद्दाम हुसैन ने भी फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी, मिसाइलें इजराइल पर जब दागी। सद्दाम हुसैन का सिर्फ मसला अमेरिका से नहीं था, इजराइल से भी था। इजराइल को सेव करने के लिए सद्दाम हुसैन रिजीम को खत्म करना अमेरिका के लिए जरूरी था। और अभी जल्दी ये बात मेरा ख्याल नेतन्याहू ने अभी इसी जंग के दौरान ये कबूली की तो थी कि देख लीजिए सद्दाम का क्या हुआ हमसे टकराने का, मतलब यस कबूला जा यस यस। रहा है कि सद्दाम हुसैन ने हमारे साथ जो हिमाकत की थी हमला करने की, हमें डराने की, उसका अंजाम देखिए क्या हुआ। अमेरिका में टॉप चेयर्स पर यह माना जाता है कि ज्यूज बैठे हैं और बैठे भी हैं। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पर ज्यूज का होल्ड माना जाता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक गलत है लेकिन पूरी तरह गलत नहीं है। ज्यूज बहुत मोटे पैसे वाली एक जो है लॉबी है। दुनिया के सारे बड़े बिजनेस आप सब जानती हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स सब ज्यूज के। ये माना जाता है कि वहां पैसा जो अमेरिका में चल रहा है उनका, और जिसका पैसा होता है उसका फैसला होता है। तो जो जिस कम्युनिटी से आता है वो अपनी कम्युनिटी के वाहिद डिक्लेयर्ड एक मुल्क की हिफाजत के लिए सब कुछ करे। तो अमेरिका अरब वर्ल्ड से रिश्ते रखता है, उन्हें सब कुछ देता है, लेकिन कभी ये नहीं, कभी इस बात के लिए तो वो राजी नहीं हो सकता कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए वो इजराइल के खिलाफ हो। अमेरिका का भी उन पे जूता टाइट, अब वो चाहे जॉर्डन हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, मोरक्को हो, कोई सब ये जानते हैं कि हम अगर बोले मजम्मत कर लेंगे, कड़े लफ्जों में बोलेंगे। इवन रजब तैयब अर्दोगान जिनकी 36 का आंकड़ा जिनका अमेरिका से भी चलता है, नाटो में रहकर भी वो ब्रिक्स में जाने की बातें करते हैं, वो भी यहाँ असल में कड़ी निंदा चल रही है सब। ओआईसी हो, एर्दोगान हो, कोई भी हो, चाहे अरब लीग हो, ये सब कड़ी निंदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए इजराइल ने ये कहा है, कल बेंजामिन नेतन्याहू ने परसों से बयान दिया कि ईरान का कोई हिस्सा नहीं है जहां जाकर जो हमसे बच सके, और दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम अपने इजरायलियों की हिफाजत के लिए जाकर हमले ना कर सके। उसने दुनिया के हिस्से में पूरे अरब वर्ल्ड को धमकाने की कोशिश की, और ये सारे लोग खामोश। जाहिर सी बात है, जिसके पीछे अमेरिका को, आप अमेरिका को माइनस कर दीजिए इजराइल में से और फिर देख लीजिए, आप माइनस करके एक तस्वुर कीजिए और फिर देखिए क्या ये बात। हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में तो हम कह ईरान ने देते भी हैं, अमेरिका को शांत रहने के लिए चेतावनी दी है, सतर्क किया है कि जहां इससे तक भी है बड़ा ये हमला अभी, होगा। हाँ, अब ये कुछ खबरें हैं, इनपुट्स हैं कि ये कहा गया है कि आप इस मसले में पढ़कर कहीं हम पर हमला करने की हिमाकत मत करिएगा, वरना मिडिल ईस्ट में जो आपके 40,000 ट्रूप्स हैं कई ममालिक में, जो आपकी मिलिट्री बेसिस है, वो महफूज नहीं रहेंगे, वहां बम गिरेंगे। हालांकि अमेरिका ने, पेंटागन ने एडिशनल ट्रूप्स जो है वो 3-4 हजार और भेजे हैं उन 40,000 की हिफाजत करने के लिए, बल्कि उनके साथ साजो सामान भेजा है, वो वर्क करने लगे। अरे बड़ी खूबसूरती की बात ये मैंने अभी पढ़ी, मतलब हंसी आई मुझे। पेंटागन जो अमेरिकी डिफेंस विभाग है, उनका बाकायदा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने ये पढ़ा कि अमेरिका ने दावा किया कि हमने इजराइल को कल फिर बचाया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। हमने ईरान की कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर छोड़े हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी में डिफेंस डिपार्टमेंट का, पेंटागन का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हमने इंटरसेप्टर छोड़े, बट वी डोंट नो, हम नहीं जानते उनमें से कितनी मिसाइलें हमने इंटरसेप्ट की। यानी अमेरिका ने ये तो कहा कि हमने पहलवान तुम्हारे लिए छोड़े थे लाला, लेकिन बचे नहीं, तुम बचा पाए, तुम्हें नहीं बचा पाए, ये हमें नहीं पता। ये हमें नहीं पता। ईरान का दावा है कि हमने 99% हमारी मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल थी, और टारगेट पे गई है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल हिट की है। उन्होंने उस एयरपोर्ट को हिट करने का, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ईरान की तरफ से खबरें देते हैं,
उन्होंने उस एयरपोर्ट को हिट करने का दावा किया है, मिलिट्री जो उनका एयरफोर्स का है एयरपोर्ट, उसे एयरबेस को हिट करने का दावा किया है, जहां से उन फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया था जिसने जाकर हसन नसरल्लाह पर बम गिराए थे। तो अच्छा, ये बहुत ही, हाँ जी, आप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने एक्स पर ये लिखा, पर्शियन में लिखा था हालांकि, कि जीत करीब है। तो ये इससे क्या माना जाए, किससे जीतना है, किससे जीत करीब है, और जीत कर क्या मिलेगा ईरान को? जीत करीब का मतलब ये है कि वो हमेशा, अभी उन्होंने जो है हसन नसरल्लाह की डेथ से 2 दिन पहले लिखा था, हिजबुल्लाह इज विक्टोरियस, हिजबुल्लाह ही विजेता है, अच्छा। लेकिन हसन नसरल्लाह नहीं। हम्म जीत करीब का मतलब है, वो ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस, ये जो प्रतिरोध, जो आंदोलन चल हम्म रहा है, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हमास है या हिजबुल्ला है या सीरिया और हम्म इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट है या फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन है, जी। ये सब लोगों की जीत करीब है। और जीत करीब का मतलब ये होता है कि हम कोई जंग ऐसा नहीं लड़े कि हम किसी मुल्क पर जीत, हमारा जो मकसद है वो मकसद हम जीतेंगे। और फलस्तीनियों के साथ जो यमन के हाउथीज अंसरुल्लाह मूवमेंट या सीरिया के रेजिस्टेंस मूवमेंट या इराक के इस्लामिक मूवमेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट या लेबनान के हिजबुल्लाह जो जुड़े हैं, वो सीधा मकसद है फलस्तीन की जमीनों को आजाद करवाकर एक आजाद अलग फलस्तीन बनाने का, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का ना तो घेरा हो, सीज हो इसराइल की, ना ही उनका निजाम या पुलिस इसराइल के पास हो, ना ही वहां पर इसराइल नाम की किसी भी एंटिटी का या रिजीम का दखल। एक ऐसा अलग फलस्तीन, और जिसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम होगी, यानी मस्जिद अल-अक्सा जहां पर है। और यही सऊदी अरब भी कहता है मौकिफ, हालांकि वो और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, इन लोगों ने तो बंदूकें उठा ली। सऊदी अरब का ये, सऊदी अरब की एक डिफेंस डील फंसी हुई है अमेरिका के साथ, वो बिलियंस अच्छा। ऑफ डॉलर की है, बहुत ही एडवांस हथियार। और अमेरिका के साथ जो है उनका जो शर्त है, मेन शर्त यह है कि आप इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करें। बहुत से लोगों को ये बता दूं कि इसराइल को एक देश के तौर पर ज्यादातर लोग नहीं मानते, रिकॉग्नाइज नहीं। अगर करते होते तो सऊदी अरब के साथ ये शर्त क्यों होती अमेरिका की कि आप इसराइल को एक मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करें और हम आपको ये हथियार देंगे। उन्होंने ये कहा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, कि पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, अलग पैलेस्टीन एक मुल्क बने और उसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम बने, जिसके लिए इसराइल राजी नहीं है। वो कहते हैं तब हम डील करेंगे, क्योंकि अब ये अरब ममालिक भी समझ गए हैं, ये गद्दी पर बैठे हैं, फैसले इनके हाथ हैं, लेकिन इनकी आवाम में उबाल है। आप देख लीजिए किंग बिल्कुल। अब्दुल्ला जो जॉर्डन के राष्ट्रपति हैं, किंग अब्दुल्ला या किंग है जो सब कुछ है, उन्होंने कल क्या किया, उन्होंने अपनी फोर्स को फिर से कल हुक्म दिया कि ईरानी मिसाइलों को मारकर गिराओ। जॉर्डन और इजराइल ने खुद, नेतन्याहू ने जब कल बंकर के अंदर मीटिंग की है, ये मिसाइल अटैक हो जाने के बाद नीचे चले गए वो, और लगभग आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी, 10 मिलियन ज्यूज या 10 मिलियन इजरायली उस वक्त शेल्टर होम्स और बंकर्स में थे। 1 करोड़ इजरायली फौरन बंकर में भागे 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 1 करोड़ पहुंचे। नेतन्याहू उनकी पूरी सिक्योरिटी कैबिनेट बंकर में पहुंची। तब ये बयान निकलकर सामने आया कि ठीक है, खतरा टल रहा है, अमेरिका और जॉर्डन की मदद से हमने ज्यादातर मिसाइलें न्यूट्रलाइज कर दी, गिरा नष्ट कर दिया। ईरान। जॉर्डन एक मुस्लिम ममालिक है, अरब जुबान वाले हैं, बिल्कुल पड़ोस है, यूं मिला हुआ है वेस्ट बैंक से, और वहां वो इसराइल के ऊपर आने वाले खतरों को गिरा। उनका ये कहना है कि हमारे एयर स्पेस में आ रहा था, हमने गिरा दिया। जबकि हुआ ये कि वहां पर वो मिसाइलें गिरने से ही एक आध लोग मारे गए, उनके मलबे से, उनके शार्पनर से। तो किंग अब्दुल्ला भले ही इसराइल से और अमेरिका से दोस्ती निभा रहे हो, वहां की आवाम में उबाल वो निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एम्बेसीज के बाहर जा रहे हैं। तुर्की में भी अर्दगॉन भले कुछ ना बोले, आवाम वहां पर जमा होती है, इसराइल की एम्बेसी के अंदर घुस जाने के लिए ललायत दिखती है। लेकिन आवाम इराक भले में उबाल में है, आवाम गुस्से में है, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि लेबनान में पेजर्स पे विस्फोट किए इसराइल ने, आम लोगों को मारा, बच्चों पर बम बरसाए, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है, शांत है, सब तमाशा देख रहे हैं, सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। ये इसराइल तो बिल्कुल दादागिरी पे उतारू हो गया है कि जो करे करने दे। इसराइल कहता है कि हम इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, जो हमसे मुकाबला करेगा हम उसको खत्म कर देंगे, अंजाम बुरा हो जाएगा। एकदम दादागिरी पर उतारू हो गया, पूरा देश देख रहा है कि हाँ दादा बन जाओ। वो
कहावत बड़ी आम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो इनके पीछे लाठी है वो उसका नाम है अमेरिका। जी। तो अमेरिका ने जिसे कहा ये आतंकवादी संगठन है, वो आतंकवादी संगठन। अमेरिका ने जिसे कहा कि ये विजेता है, वो विजेता है। हम्म। आप ये देख लीजिए कि 42,000 बच्चे मर गए। जी। 42,000, माफ कीजिएगा, गजा के लोग लगभग 42,000, 41,500 तादाद है, 600 हम्म। लोग। अभी 7 अक्टूबर नहीं आई, 2 अक्टूबर है, 1 साल होने वाला है, 12 महीने हो गए। हालांकि इजराइल जीत नहीं पा रहा, फंस गया है गजा के दलदल। हम्म। लेकिन 41,600 लोगों पर आज तक क्या जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने ऐसा बोला जैसा आज बोला? आज पॉलिटिको में दोनों के बयान है। जर्मनी के चांसलर वो लोग बोलते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह फौरन इजराइल पर अपने हमले बंद करें, फौरन अपने फायर को सीज करें। जर्मनी का चांसलर, वही जर्मनी जहां हिटलर था, वहीं जहां से ये सब हुआ, आपको पता है। वो जर्मनी का चांसलर ये कह रहा है। और यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है कि पूरे मिडिल, और हाँ, चांसलर ये भी कह रहा है कि आप समझ लो कि आग के गोले पर बैठे हो, ईरान और हिजबुल्लाह ये लोग कर रहे हैं। इजराइल से अभी तक 41,600 मारे जाने के बाद नहीं कहा कि आप अपनी गोलीबारी बंद करो। ये हिपोक्रेसी और ये दोगलापन है। यूरोपीय यूनियन क्या कहता है आज कि पूरा मिडिल ईस्ट एक डेंजरस, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कहा एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा, एक डेंजरस रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें एक नहीं कई ममालिक, कई मुल्क मुलव्विस हो जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि इजराइल से कहें कि आप बंद कीजिए। आप एक तरफ सीज फायर की बातें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जी गोला बारूद जारी रहेगा। ये कौन सी सीज फायर? आपने अगर अपने शहरों में देखी होंगी और आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग जानते होंगे, जब भी समझौते की बात होती है तो कोई हथियार साथ लेकर नहीं आता। हथियार साथ ले ऐसी कोई चीज सामने नहीं होती जिससे तुर्रम खां उसकापन जाहिर हो जाए। सब फायदे से बात करते हैं। आप एक तरफ हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम मरहम पट्टी भेज रहे हैं, और तीसरी तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा दोगलापन क्या होगा? जो आप जर्मनी ने, फ्रांस ने कहा कि उन्हें राइट टू सेल्फ डिफेंस है। ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें 16,000 बच्चे मार दिए जाते हैं? ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें 10,000 औरतें मार दी जाए? ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें 15,000 प्रेग्नेंट औरतों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उनके पेट में पल रहे बच्चे भूखे मर सकते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, वो अपंग पैदा हो सकते हैं। 65,000 औरतों के साथ इस वक्त बीमारियों के मामले, 20 लाख की आबादी गजा की इस वक्त खाना बदोश है, रोज अपनी ही जमीन पर खाना बदोश है। आज यहां वो तंबू लगाते हैं, बम गिरते हैं, उन्हें कहा जाता है सेफ जोन जाओ, जिसे सेफ जोन बताया जाता है, फिर वहां बम गिरते हैं। ये कौन सी जंग है? इमारतें की इमारतें उड़ाई जा रही है और उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है रील बनाने के लिए। अगर आपको पता था उसके अंदर हमास के लड़ाके हैं तो आपको मिशन चलाकर उन्हें न्यूट्रलाइज करना था। वहां जाकर आप दूर से खड़े होकर आप एक्सप्लोजिव, और आप अगर वहां हमास के लड़ाके होते, आपकी हिम्मत थी वहां जाके एक्सप्लोजिव फिट कर सकते थे। अरे जाना तो पड़ेगा ना एक्सप्लोजिव, टीएनटी, डायनामाइट कुछ लगाने के लिए, यानी वहां नहीं थे। आपका सिर्फ मकसद पूरे गजा को समतल कर देना, और आपने हासिल क्या किया? आप अटक के रह गए गजा। एक दूसरा फ्रंट खुल गया लेबनान, और लेबनान में आज क्या हुआ? परसों इन्होंने रात कहा कि हमने सरहद को लांग दिया है, अब हम लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ा लफ्ज ये मजाकिया है, लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए इन्होंने इजाजत मांगी थी या इत्तला दी थी रफा में भी, गजा के। और उस लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन में यह हुआ कि रफा को 70% बर्बाद कर दिया। ये तो खुदा का शुक्र है इन्होंने फुल ऑपरेशन नहीं चलाया, वरना क्या होता, लिमिटेड ही चलाया। और आपने लेबनान में कहा कि हम लिमिटेड ऑपरेशन चलाने के लिए घुस रहे हैं, तो हिजबुल्लाह की तरफ से कल ही सुबह बयान आया, अल मायादीन में छपा इस बात को, और अल जजीरा में भी, कि कोई नहीं आया है, ना कोई आया था ना कोई आया है, अभी नहीं घुसी है फौज। और आज की ये खबर है, ईरान के हमले के बाद की खबर है कि हिजबुल्लाह ने बताया है, हिजबुल्लाह के जो स्पोक्स पर्सन है, अब उन्होंने ये बताया कि इन्होंने घुसने की आज हिमाकत की लेबनानी सरहद में, तो हमने जबरदस्त इन्हें घेर कर मारा है। खुद इजरायली अखबारों में भी छपा है, 4 हेलीकॉप्टर गए हैं घायलों को लेने। अब उनमें कितने घायल हैं इजरायली फौजी और कितने मारे गए नहीं पता है। लेबनान में नाको चने चप जाए, इनकी ताकत एयरफोर्स है।
और वो इन लोगों के पास नहीं, ये तो मूवमेंट है, कोई सरकारें थोड़ी ना हिजबुल्लाह ना हमास, हमास के पास निजाम भी था गजा का, लेकिन एक घिरी हुई पट्टी, बिल्कुल। एक चलिए नई बहुत-बहुत लीडरशिप। हुँ, जी, बहुत-बहुत आप शुक्रिया आदिल मेरा खान जी। सॉल्यूशन जी, जी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब समय हो चुका है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देश-विदेश की तमाम खबरों के साथ हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और ये चर्चा आदिल खान आज़ाद जी के साथ ही जो मिडल ईस्ट के बेहतर जानकार हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो क्या कुछ होने जा रहा है मिडल ईस्ट में, ये सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। आपको हर खबर से बाखबर रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। आपको हमारे लिए सिर्फ इतना करना है, हमारी शक्ति बने रहिए।